जय हिंद दोस्तों। हम लोग पॉलिटी 11th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। रेफरेंस बुक तो हम पढ़ते ही हैं, जैसे कि ज्योग्राफी की 6 टू 12th एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, वैसे ही पॉलिटी की 11th क्लास की एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, पढ़नी चाहिए। 2 चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिए, आज हमें चैप्टर 3 करना है। शाम को सी सेट 8 बजे आप लोग कर ही रहे हैं। इसी एनसीईआरटी पर जो एमसीक्यू है वह 10 बजे रात को रोज होते हैं, वह भी आप लोग कर रहे होंगे। एक नई सीरीज आ रही है, टॉपिक जरूरी है नाम से। इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में आपको वही टॉपिक मिलेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए। वो पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक और आपके इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स किसी के भी हो सकते हैं। उसमें आपको कोई टफ टॉपिक लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा या आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो आप उस पे कमेंट करिए। हम उस टॉपिक को भी आप तक पहुंचा देंगे जिससे आपको ज़्यादा समस्या ना हो। चलिए, आज का चैप्टर का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। बिहार में चुनाव हो रहे हैं और हम चैप्टर भी चुनाव और प्रतिनिधित्व पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ से नहीं मिलती हैं, लेकिन पढ़ना अनिवार्य होता है क्योंकि बीच-बीच में कुछ ऐसी लाइन्स मिल जाती हैं जो बहुत काम की हैं, ठीक है? बाकी हम लोगों ने कल मौलिक अधिकार पढ़ा था, वहाँ से तो मतलब भर-भर के क्वेश्चन आते हैं। आगे के भी चैप्टर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर। पहले परिचय पढ़ते हैं, फिर पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। क्या आपने कभी शतरंज खेला है? चेस। यदि उसमें काला घोड़ा ढाई घर चलने के बजाय सीधा चलने लगे तो क्या होगा? आप जानते हैं घोड़ा ऐसे चलता है, ऐसे चलता है या फिर ऐसे चलता है, तो वह आप सीधे चलने लगे तो क्या होगा? या क्रिकेट के खेल में यदि अंपायर ना हो तो क्या होगा? प्रत्येक खेल में हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उन नियमों को बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम भी बदल जाएगा। इसी तरह प्रत्येक खेल में एक निष्पक्ष अंपायर होना आवश्यक है, जिसके निर्णयों को सभी खिलाड़ी स्वीकार कर लें। खेल शुरू करने से पहले ही हमें नियमों और अंपायर के बारे में सहमति बनानी पड़ेगी कि नियम क्या होंगे और अंपायर कौन सा होगा। जो खेल के बारे में सत्य हो, वही चुनाव के बारे में भी सत्य है। चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग होगा, कुछ नियम होंगे कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो चुनाव में, किस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो, कौन से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्या आप फ्री में रुपए बाँट सकते हो कि नहीं, तो सारे नियम बताने चाहिए ना। और चुनाव आयोग भी वो अंपायर। चुनाव संपन्न कराने के लिए भिन्न-भिन्न नियम और व्यवस्थाएँ हैं। चुनाव का परिणाम इस पर निर्भर करता है कि हमने कैसे नियम बनाए हैं। नियम बढ़िया होंगे तो चुनाव निष्पक्ष तरीके से होगा। हमें चुनावों को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए एक मशीनरी भी चाहिए जो चुनाव करा सके। आप देखते हैं कितने लोग चुनाव कराने में लगते हैं। जो अध्यापक गण हैं वहाँ, उनसे लेकर अधिकारी लोग सब। चूंकि ये दोनों ही निर्णय चुनावी राजनीति का खेल शुरू होने से पहले लिए जाने चाहिए, इसीलिए इन्हें सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार अगर नियम बनाएगी, सरकार चुनाव कराएगी, तब तो घपला होने के चांसेस होंगे। तो सरकार तो करा नहीं सकती, तो क्या करें? अतः चुनाव के बारे में इन मूलभूत निर्णयों को लोकतांत्रिक देश के संविधान में लिख दिया जाता है। हमारे संविधान में चुनाव, निर्वाचन जो भाग हैं, जो पार्ट हैं, संविधान पहले पार्ट्स में डिवाइड है। वह 15 में निर्वाचन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अनुच्छेद अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक पूरा निर्वाचन से संबंधित सभी जानकारियां दी गई हैं। तो अब संविधान में लिख दिया गया तो सरकार से लेना देना उतना ज्यादा नहीं रह गया। इस अध्याय में हम चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। अपने संविधान में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है, हम उसके महत्व और चुनाव कराने की निष्पक्ष मशीनरी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के आशय पर भी प्रकाश डालेंगे। इस संबंध में संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, क्या संशोधित किया जा सकता है संसद के द्वारा? अगर हाँ, तो कैसे, वह भी देखेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से आपको निम्नलिखित बातें पता चलेगी। एनसीईआरटी पढ़ने का यही फायदा है, वह पहले बता देते हैं या आपके दिमाग में इतने प्रश्न डाल देते हैं कि आप पढ़ते-पढ़ते उस प्रश्नों के जाल में उलझे रहें और
अपने आप को सुलझाते रहें जिससे आप बोर ना हो। चुनाव की विभिन्न विधियां पता चलेंगी, अपने यहाँ कौन सी विधि है वह भी देखेंगे। अपने देश की चुनाव व्यवस्था की विशेषताएं पता चलेंगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों का महत्व देखेंगे। चुनाव सुधार पर होने वाली बहस को देखेंगे। ठीक है, तो चुनाव और लोकतंत्र। आइए हम अपने से ही चुनाव और प्रजातंत्र के बारे में दो प्रश्न पूछकर अध्याय की शुरुआत करें। कौन से दो प्रश्न? क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? कोई ऐसा देश जहां लोकतंत्र हो और चुनाव ना होते हों? दूसरा है, क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? ये कैसा प्रश्न है? हाँ, चुनाव है लेकिन लोकतंत्र नहीं है, और लोकतंत्र है लेकिन चुनाव नहीं होता है। ये दोनों पॉसिबल हैं क्या कंडीशंस? हमें 9th की पॉलिटी सिविक्स याद आ रही है, वह भी इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। कुछ चैप्टर्स अगर आप कहेंगे तो करा दिया जाएगा। उसमें फर्स्ट चैप्टर ही संविधान है। फिर चुनाव क्यों कराने चाहिए, उसमें फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सब के बारे में भी जानकारी दी गई है। उसके प्रश्नों को आंसर करते हुए समझाया गया है। संविधान कहाँ, कैसे, रिटन संविधान, और मतलब बहुत विस्तार से। अगर आप 9th की एनसीईआरटी भी कर लेंगे सिविक्स की तो बहुत फायदा रहेगा। ठीक है, पिछली कक्षाओं में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके उदाहरणों का प्रयोग करते हुए इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये पिछली कक्षाओं की बात कर रहे हैं, यानी कि वही 10th और 9th की। पहला प्रश्न हमें एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं। आपको लगता है अगर सरकार कहे कि एक नियम बना रहे हैं, मान लो ए ए एक नियम बन रहा है, सभी नागरिक बताएंगे कि ए बनना चाहिए या नहीं। आपको क्या लगता है भारत के कितने लोग उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैसे करेंगे? तो इतनी बड़ी जनसंख्या है। जैसे स्विट्जरलैंड एक छोटी जनसंख्या वाला देश है, वहां पर प्रत्यक्ष हो सकता है, वहां पूछा जा सकता है। सब एजुकेटेड हैं, सब मोबाइल रखते हैं और जनसंख्या कम है मेन रूप से, तो वहां पता लगाया जा सकता है कि क्या निर्णय लेना चाहिए क्या नहीं। अपने यहाँ बहुत जनसंख्या है, विविधता है, तो हमारे यहाँ प्रतिनिधि ज्यादातर सही रहेगा। हम प्रतिनिधि अपना भेजते हैं संसद में, वह निर्णय ले लेते हैं। अतः लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है। अब प्रतिनिधि कौन जाएगा? कोई भी चला जाएगा क्या? नहीं। तो प्रतिनिधि अगर आपको भेजने हैं तो चुनाव आवश्यक है। तो क्या समझ में आया? बहुत ज्यादा जनसंख्या है तो प्रत्यक्ष रूप से निर्णय नहीं लिया जा सकता, सबसे पूछा नहीं जा सकता, तो सबको इन्वॉल्व करके ही चीजें बनानी है। तो क्या करें? तो सब लोग नहीं आ सकते, लेकिन सब लोगों में से एक एक लोगों को बुला लो। एक क्षेत्र से एक लोगों को बुला लो, एक जिले से एक लोगों, कोई भी क्राइटेरिया ऐसा बना लो, चाहे जनसंख्या के आधार पे, चाहे जैसे आप संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ 50 राज्य हैं, दो दो लोग आ जाते हैं, तो राज्य के हिसाब से हर राज्य से दो दो लोग। अपने यहाँ जनसंख्या के हिसाब से चीजें चलती हैं। अब वहाँ कौन लोग आएंगे? तो उसके लिए चुनाव आवश्यक है, लोग चुनकर भेजें। हम जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनावों पर चला जाता है। 2024 का चुनाव अभी हुआ। आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक हो गए हैं। हम प्राय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमने बता दिया। जब जनसंख्या ज्यादा है तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अपने यहाँ जैसे। जनसंख्या कम है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं क्योंकि जनसंख्या कम होती है। स्विट्जरलैंड, प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, तो यूनान का एग्जाम्पल याद रखिएगा। अनेक लोगों की स्थानीय सरकारें, खासतौर से ग्राम सभाएं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण है क्योंकि वहां निर्णय लिया जा सकता है लोगों को बुलाकर। लेकिन जब लाखों करोड़ों लोगों का निर्णय लेना हो तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। सिंपल सी बात है। इसीलिए जनता के शासन का अर्थ सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाले शासन से होता है। अब आपको समझ में आ गया प्रतिनिधि क्यों है जरूरी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। यहीं से क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है। प्रत्यक्ष को और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है,
ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। आप भारत का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। भारत में हम जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, चाहे वह संसद में हो या विधानसभा में, जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वह दिल्ली जाते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, यहाँ आते हैं, काम करवाते हैं डीएम साहब से, एसडीएम साहब से मिलकर। वह एक्टिव रहते हैं। हम अपना काम करते हैं, हमें उससे मतलब नहीं कि सड़क बनेगी कि नहीं, क्योंकि हमने उनको चुना है कि आप सड़क बनवाइए, आप पानी की व्यवस्था कराइए, आप स्वच्छता की व्यवस्था कराइए, ठीक है? जब वह ठीक ढंग से काम नहीं करते, तो हम लोगों को एक्टिव होना पड़ता है कि भाई हमने आपको चुना है, ठीक है? इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। अतः हम महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका है। सीमित क्यों? क्योंकि हम बस उन्हें चुन लें। अब हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मान लो एबीसी कोई मान लो, अब ये संसद में चले गए, ठीक है? एग्जाम्पल के साथ सुनिएगा, पॉलिटी में मजा आएगा। आप सबसे बढ़िया अगर कोई सब्जेक्ट का आंसर देकर आएंगे एग्जाम में, तो वह पॉलिटी होगा, ये वादा है। अब इनको मैंने चुन लिया, ठीक है? अब मेरे पास ये अधिकार नहीं है कि ये अगर मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं इन्हें हटा सकता हूँ, नहीं हटा सकता ना। ये 5 साल के लिए होगा। हाँ, कोई ऐसा कार्य करते हैं 2 साल से ज़्यादा जेल हो जाती है, वो सब क्राइटेरिया अलग है। मैं चाहूँ तो नहीं हटा सकता। मैंने इन्हें चुना है, मैं चाहूँ तो हटा नहीं सकता, ठीक? अब संसद में मान लो कोई बिल आ रहा है, जैसे 3 तलाक बिल ले लो। अब मैं चाहता हूँ 3 तलाक बिल पर ये अपनी सहमति पक्ष में रखे कि हाँ, 3 तलाक खराब चीज़ है, आपको विरोध करना चाहिए। लेकिन ये विरोध नहीं करते। ये कह रहे हैं तलाक अच्छी चीज़ है, हम तो सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा भाई, तुमको मैंने भेजा है, मेरे प्रतिनिधि हो, मेरी बात को पहुँचाओ। इन्होंने कहा कि तुम्हें छोड़कर बाकी भी 70% मान लो लोग हैं, जो उसका समर्थन कर रहे हैं, तो मैं कैसे तुम्हारी बात मानूँ? तो कहीं न कहीं अगर हम देखें, तो जनप्रतिनिधि वाले मैटर में हर एक व्यक्ति का पक्ष संसद में नहीं पहुँच पाता है। ये व्यक्ति सपोर्ट करेगा या विरोध करेगा, उस पर निर्भर करता है कि इसकी जो विधानसभा या लोकसभा है, वह क्या कहती है। समझ रहे हैं ना? इस विधानसभा या लोकसभा में कुछ लोग पक्ष में होंगे, कुछ लोग पक्ष में नहीं होंगे, लेकिन उससे मैटर ही नहीं करता अब। अब तो मैटर करता है ये पक्ष में व्यक्ति है या नहीं, ये व्यक्ति पक्ष में है या नहीं। तो ऐसे देखें तो लोकतंत्र तो भाई इतना अच्छा है नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की बात वहाँ पहुँच ही नहीं पा रही। दूसरे एग्जाम्पल के तहत बताएँ, जैसे मान लो अब कौन-सा एक्ट आया था, छोड़ो कोई भी एक्ट मान लेते हैं। एक एक्ट है, ठीक है? या एक्ट ही लिख देते हैं। एक्ट है एक, ठीक है? मान लो जनसंख्या पूरे भारत में 100 जनसंख्या है मान लो, या 1000 मान लो, मान ले रहे हैं, है तो करोड़ों में। 1000 में इस एक्ट के समर्थन में 70 लोग हैं और विरोध में 30 लोग हैं। तो इस एक्ट को पास होना चाहिए। यस सर, पास होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने जो जनप्रतिनिधि भेजे, वो मान लो 10 जनप्रतिनिधि भेजे। हर 100 आदमी पर 1 प्रतिनिधि संसद में सांसद बन गया, ठीक है? कितने सांसद हैं? 10। अब इन 10 सांसदों में से 2 ने समर्थन किया, 8 ने समर्थन नहीं किया। इस एक्ट को होना चाहिए था पारित, क्योंकि जनसंख्या तो पक्ष में ज़्यादा थी, लेकिन ये होगा नहीं होगा ना पारित। क्यों? क्योंकि संसद ज़्यादा पक्ष में सांसद नहीं है। ऐसे देखें तो लोकतंत्र जो चल रहा है ना, सही नहीं चल रहा साहब। कुछ लोगों की मुंडी घूम गई होगी, है ऐसे ही पॉलिटिक्स पढ़ेंगे अगर आप लोगों ने मन बना दिया तो। अब आप कहोगे सर, तो जब सही लोकतंत्र नहीं चल रहा है तो बनाया क्यों? ये भी तो हो सकता है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? ठीक है, पूछ लीजिए। आपके पास 3 ऑप्शन है। एक, टूटी सड़क पर जाना है आपको,
दिल्ली पहुँचना है आपको, टूटी सड़क से जाना है। दूसरा, खाई में गिरकर जाना है। तीसरा, यहाँ पर कई शेर बैठे हैं, यहाँ से जाना है। आप क्या चूज़ करोगे? कहोगे सर टूटी सड़क से जाएँगे। क्यों? वो तो खराब है। इन सब से तो बेहतर है, समझ गए? जो कम खराब है, उसको हम रखेंगे ना, वरना समस्या तो सभी में है। आप जब वोट देने जाते हैं तो आप क्या सोचते हो? सबसे बेहतर नेता को देंगे या कम खराब नेता को देंगे? कई क्षेत्रों में ये देखा जाता है, कम खराब कौन है? समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, वे इन नीतियों के निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते। हम सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं हो पाते। कानून बनना चाहिए था, एक्ट बनना चाहिए था या नहीं, मेरा मर्ज़ी से नहीं हुआ। वहाँ जो सांसद लोग बैठे हैं, उनकी मर्ज़ी से हुआ। नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन यहाँ आपको यही समझना है। अगर क्वेश्चन आए कि जो देश की नीतियों के निर्माण में जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करती है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करती है, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जिस व्याख्या में सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाएँ, उसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हमारे बिहाफ़ पे वो फैसला ले रहे हैं, इसीलिए चुनाव तो बहुत इम्पोर्टेंट हो ही गया। चुनाव बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से कराना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, कैसे वह लोग जीत जाते हैं, जिन पे इतनी हत्या के मुकदमे होते हैं या वह जेल जाकर आ चुके होते हैं। खैर, दूसरा प्रश्न हमें इस बात की याद दिलाता है कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते। मान लो मैंने इस चैनल पर इसी वीडियो में आपसे बोला कि आने वाले 24 घंटे में इस वीडियो के कमेंट में अगर आप कहोगे पॉलिटी, तो हम पॉलिटी की क्लास शुरू कर देंगे, जिसमें ज़्यादा लोग जो बोलेंगे। आप कहोगे हिस्ट्री, तो हम हिस्ट्री की क्लास ज़्यादा ज़्यादा लोग बोलेंगे तो हिस्ट्री शुरू कर देंगे। फिर मैंने देखा कि पॉलिटी कहने वाले लोग 5 आने वाले हैं। मतलब 1 आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। हमने क्या किया, कुछ लोगों को हायर किया। मैंने कहा इस वीडियो में 7 कमेंट कर दो जाके। मान लो इन 5 लोगों ने कहा पॉलिटी, मैंने 7 कमेंट अलग से करवा लिए हिस्ट्री। अब आपकी नज़र में तो चुनाव हुआ है। आप देखोगे कि 7 लोगों ने हिस्ट्री चुनी, सर ने हिस्ट्री शुरू कर दी, जबकि सर तो हिस्ट्री ही शुरू करने वाले थे। वह तो आपको दिखा रहे थे कि यहाँ चुनाव होता है, लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब कुछ लोग हँसेंगे कि सर जो कमेंट हो रहे हैं वो कस आप ही तो नहीं करा लेते हो? नहीं भाई, वो लोगों का प्यार है, धन्यवाद उनका। उन्हें प्रणाम है मेरा कि वह मुझे समर्थन दे रहे हैं कि मैं शुरू कर रहा हूँ चीज़ें, बहुत मोटिवेशन देती हैं कमेंट। मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको चुनाव लगेगा, लेकिन चुनाव होगा नहीं। दूसरा मान लो, मैंने कहा 24 घंटे में कमेंट करेंगे जितने ज़्यादा लोग। मैंने अपने आप 3 कमेंट करवा लिए हिस्ट्री के, फिर कमेंट सेक्शन बंद ही कर दिया। 24 घंटे से 1 मिनट पहले मैंने कमेंट सेक्शन ऑन किया और फिर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया कि भैया 3 लोगों ने हिस्ट्री बोला, हम हिस्ट्री शुरू करेंगे। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं, अगर आपके पास विधानसभा में ऑप्शन ही ना हो, एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो, तो क्या वह लोकतंत्र है? एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो? नहीं है ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप वोट दो ना दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है? इसीलिए नोटा आया फिर कि कोई समर्थन में आपको नहीं दिख रहा अच्छा व्यक्ति, तो आप नोटा पे वोट दे दो। क्योंकि कई लोग कहते थे कि कोई है ही नहीं ढंग का, हम वोट क्यों देने जाएँ? तो वोट अवश्य दें, भले नोटा दें, ये कहा गया। जैसे यहाँ लिखा है, बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देश में भी चुनाव होते हैं। गैर लोकतांत्रिक हैं, लेकिन चुनाव होते हैं और कुछ लोकतांत्रिक होने के बाद भी चुनाव नहीं होते होंगे। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासक स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहता है। जैसे मैंने कहा, मैं लोकतांत्रिक तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके चीज़ें करवाता हूँ और मैं अपने आप अलग से कमेंट करा के अपनी ही
मन का निर्णय करवा लेता हूँ। दुनिया की नज़र में तो चुनाव है, लेकिन सही से देखा जाए तो वह लोकतांत्रिक नहीं है और यही कुछ लोग करते हैं, कुछ देश हैं। इसके लिए भी चुनावों को ऐसे ढंग से कराते हैं कि उनके शासन को कोई खतरा ही ना हो, ऑप्शन ही नहीं हो जैसे। क्या आप कुछ ऐसे गैर लोकतांत्रिक चुनावों के उदाहरण दे सकते हैं? आपकी राय में कौन-सी बात एक लोकतांत्रिक चुनाव को एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करती है? किसी देश में चुनावों को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे कई क्वेश्चन हैं, इनके हम आंसर अभी देखेंगे। इसी बिंदु पर संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका आती है। एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम बताता है कि ये कराओ, ऐसे कराओ, वैसे कराओ और जो चुनाव कराने वाली संस्था होती है, वह भी लोकतांत्रिक तरीके से ही चुनाव कराती है। वह संवैधानिक होती है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम विधायिका पर छोड़ देता है। मतलब मूलभूत नियम बता देता है कि ऐसे-ऐसे करो, ऐसे-ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर, बाकी विधायिका अपना नियम बना ले, कोई दिक्कत नहीं। ये मूलभूत नियम सामान्यतः हमें बताते हैं कि क्या-क्या बताते हैं? पहला, कौन मत देने के लिए योग्य है? तो पहले आप जानते हैं 21 ईयर था, अब 18 ईयर हो गया है। कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है? तो आप जानते हैं विधानसभा में अलग है, लोकसभा में अलग है, प्रधान नगरपालिका अलग है। कौन चुनाव की देखरेख करेगा? निर्वाचन आयोग है। मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे? बैलेट पेपर से, ईवीएम से या और भी कैसे चुनेंगे? कई चीजें हैं। मतगणना कैसे होगी? प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा? तो ये सब क्वेश्चन सबसे पहले बता देता है संविधान। इन नियमों को संविधान में लिखने की क्या जरूरत है? इन्हें संसद क्यों नहीं तय करती? क्योंकि संसद में जिसकी ज्यादा सीटें होंगी वो अपने हिसाब से चुनाव करा लेगा। इसलिए क्या ऐसा नहीं हो सकता ये नियम चुनाव से पहले सभी दल मिलकर तय कर लें? आपको लगता है सभी दल मिलकर तय कर लेंगे? सभी दल मिलकर ही कुछ लोगों को कुछ संवैधानिक पद हैं जिनको नेता प्रतिपक्ष, नेता सदन, लोकसभा अध्यक्ष या कई जगह तो कई नेता मिलकर चुनते हैं, लेकिन बाद में उन पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं कि भाई ये काम ढंग से नहीं कर रहे। खैर, अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की भांति भारत का संविधान भी सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। आप देख सकते हैं इससे पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना है। इन तीनों का कौन-कौन इसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सकता है। 2 प्रश्नों का लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व है। इस अध्याय में हम चुनाव के बारे में संवैधानिक प्रावधान के इन 2 पहलुओं की चर्चा करेंगे। ठीक है। भारत में चुनाव व्यवस्था कैसी है? आइए देखते हैं। ऊपर आपने चुनावों की विभिन्न विधियों, व्यवस्थाओं पर गौर किया होगा। आपको आश्चर्य भी हुआ होगा कि यह सब क्या है। अपने चुनाव के समय चुनाव प्रचार के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में पढ़ा होगा। चुनाव के विभिन्न तरीके क्या हैं? ये सब देखेंगे। चुनाव संचालन की एक व्यवस्था है, इसके लिए प्राधिकार अथॉराइज़्ड और नियम भी इम्पोर्टेंट है। प्राधिकार कौन है और नियम क्या है? जो बताते हैं कि क्या करें, क्या ना करें। क्या चुनाव व्यवस्था का यही अर्थ है? ये भी देखेंगे। आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्यों संविधान में यह लिखने की जरूरत पड़ी, मतगणना कैसे होगी, प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, यह संविधान में लिखा है। क्या यह स्वयं ही स्पष्ट नहीं हो सकता? नहीं, लोग जाते हैं, वोट देते हैं, जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वह चुनाव जीत जाता है। पूरे विश्व में ऐसे ही चुनाव होता है। हमें इसके बारे में क्या सोचना चाहिए, क्यों सोचना चाहिए, सब पढ़ेंगे अभी। हमें इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न उतना सरल नहीं जितना हमें लगता है। हम अपनी चुनाव व्यवस्था में ही इतना लीन हैं कि हमें लगता है कि कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। हम लोगों को क्या लगता है, चुनाव कराओ, वोट डालो, यही व्यवस्था है, लेकिन और भी व्यवस्थाएँ हैं। लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है और उसकी इच्छा ही तय करती है कौन चुनाव जीतेगा। लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं, जैसे और उनकी पसंद की गणना की भी बहुत सारी विधियाँ हो सकती हैं। गणना कैसे की जाए? खेल के इन अलग-अलग नियमों से इस बात का फैसला बदल सकता है कि जीत किसकी होगी। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अलग तरीके से होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी वैसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति जी का। लेकिन विधायक सांसदों के चुनाव वैसे नहीं होते हैं। क्या आपको ये पता था? अभी देखेंगे कैसे-कैसे होते हैं। खेल के इन अलग-अलग नियमों से इस बात का फैसला बदल सकता है, जीत किसकी होगी। कुछ नियम ऐसे हैं जिनमें बड़े दलों को लाभ पहुँचता है। कुछ नियम ऐसे हैं जिसमें छोटे खिलाड़ियों यानी छोटे दलों को मदद मिलती है।
कुछ नियम बहुसंख्यक समुदाय के हित में होते हैं, कुछ नियम अल्पसंख्यकों को संरक्षण देते हैं। हम एक नाटकीय उदाहरण से समझते हैं। तो सिंपल समझना क्या है? तरीके। चुनाव कितने तरीके से हो सकता है? चुनाव का तरीका डिसाइड करेगा कि बहुसंख्यक को लाभ है, अल्पसंख्यक को लाभ है, बड़े दल को लाभ है, छोटे दल को लाभ है। पहला है जो सबसे आगे वही जीते। आपने देखा होगा, मान लो 100 वोट हैं किसी जगह पर, 5 लोग या 4 लोग, मान लो 3 लोग, मान लो 3 लोग खड़े हैं, एक को वोट मिले 40, एक को वोट मिले 28 और एक को वोट मिले 32। हो गया 100। हाँ, मैथ का विद्यार्थी हूँ मैं, 100 हो गया। तो किसकी जीत हो गई? 40 वालों की। पहला तो क्राइटेरिया ये है चुनाव का, जो आप लोग, हम लोग, सांसद, विधायक, प्रधान, नगर पालिका, इन सबको इसी माध्यम से चुनते हैं। जिसको ज्यादा वोट मिले जीत गया। थोड़ा भी ज्यादा मिले तो जीत जाएगा। जैसे मान लो इसे 40 मिले, इसे 39 मिले और इसे 21 मिले, तब भी ये जीतेगा, क्योंकि एक वोट तो ज्यादा है कम से कम। दूसरी प्रक्रिया क्या है? दूसरी प्रक्रिया है 50+1, 50% प्लस 1। अगर ये क्राइटेरिया लगे कि चुनाव वही जीतेगा जिसे आधे से एक अधिक वोट मिले, 50% प्लस एक वोट। मान लो कहीं 70 वोट हैं, तो 70 का 50% 35 होगा, तो उसे 35 प्लस एक यानी 36 वोट मिले तभी जीतेगा। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से क्या ये वाला फार्मूला सही बैठ रहा है? क्या किसी को 50% प्लस 1 वोट मिल रहे हैं? नहीं सर, क्योंकि 100 का 50% 50 होता है। 51 वोट मिलेगा तभी वह विधायक या सांसद बनेगा। यहाँ तो किसी को नहीं मिल रहा है, तो कोई भी विधायक सांसद नहीं बन सकता। अपने देश में बहुत रेयर होता है जब कोई प्रत्याशी आधे से अधिक वोट पाकर जीते, क्योंकि इतने लोग खड़े होते हैं ना कि उन्हीं में बट जाता है। जैसे आप अभी बिहार में बार बार सुन रहे होंगे कि 40% उन्हें मिलेगा, 30% उन्हें मिलेगा, 17% उनका वोट शेयर है। किसी से नहीं सुने होंगे कि 70% किसी का वोट शेयर है, 50+1 किसी का वोट शेयर है, 50+1 किसी का वोट शेयर नहीं। लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी बीजेपी के 50% से ज्यादा वोट नहीं मिलते हैं। अगर ये 50%+1 वाला क्राइटेरिया रखा जाता, तो आपको क्या लगता है कोई चुनाव हो पाता? या तो फिर दो ही प्रत्याशी उतरे, दो प्रत्याशी उतरे तो एक को 50% से ज्यादा मिलेगा, एक को 50% से कम मिलेगा, या 50-50% मिलेगा। ऐसा तो रेयर होगा। तो दो प्रत्याशी तो उतरते नहीं अपने यहाँ, तो मौका लगेगा कि आपके पड़ोसी जो एबीसीडी नहीं जानते, हालांकि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, मतलब मैं राजनीति की एबीसीडी की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई की नहीं। जिनके पास एक भी रुपया नहीं है, जिसके पास कोई विजन नहीं है, वह भी कह रहा है मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तो हर गली में लोग चुनाव लड़ने को आमादा है। तो आपको लगता है केवल दो लोग चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं। तो कौन सा सही रखा जाए जो सटीक भी हो? तो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिले उसे जिता दो, यही सटीक है। क्योंकि अगर आप 50%+1 वाला रखोगे फार्मूला, तब तो चुनाव हो गए। तो सही तो ये है, लेकिन ये एक्टिव नहीं हो पाएगा। समझ गए? यह भारतीय लोकतंत्र के एक ऐतिहासिक क्षण के बारे में है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीत ली। उस समय आप जानते हैं, इमोशनल लोग थे और कांग्रेस को वोट दे दिए थे। कुल सीटों की 80% से अधिक है। सीटें 80% से अधिक है। ये सीटों की बात हो रही है, वोट कितना परसेंट मिला ये नहीं हो रही। सीट 80% से ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। इस चुनाव से क्या पता चलता है? पता यही चलता है हमारे यहाँ भारत में इमोशनल लोग हैं तो जिता देते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया है तो उसे इसका फायदा मिल जाएगा चुनाव में। सुना होगा ऐसे। कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली। इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक 5 भारतीय नागरिकों में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया।
वास्तव में नीचे दी गई तालिका को देखें, कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिले। अब देखो, सीटें 80% से ज्यादा थी, लेकिन वोट यहाँ भी 50 प्लस नहीं हुआ है, वोट 48% ही रह गया। जबकि न भूतो न भविष्यत वाली कहानी कहा जा रहा था कि भैया इतना वोट, इतना सीट एक पार्टी को, ऐसा कैसे? तब भी वोट 50% क्रॉस नहीं हुआ। और अगर ये क्राइटेरिया लगाया जाता कि 50% प्लस वन वाला ही फार्मूला लगेगा, तो कितने चुनाव सक्सेसफुल होते? खैर, समझ गए होंगे आप लोग। इसका अर्थ यह हुआ, कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया उसमें केवल 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन पार्टी को 80% से अधिक सीटें मिल गई। अन्य दलों के प्रदर्शन को देखें, भाजपा को 7.4% वोट मिले, 1% से कम सीटें मिली, बहुत कम सीटें मिली थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम देश में चुनाव की एक विशेष विधि का पालन करते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है कि 80% सीटें तो मिल गई, लेकिन वोट तो 50% से कम ही मिला। यानी कि जनता सिर्फ 48% चाहती थी कांग्रेस को, आधी जनता भी कांग्रेस को नहीं चाहती थी, क्योंकि 52% ने तो कांग्रेस को वोट नहीं दिया ना। जिस देश में आधी जनता चाहती ही ना हो पार्टी को, जिस पार्टी को, उस पार्टी की सरकार चल रही है। आज भी आधी से ज्यादा जनता नहीं चाहती भाजपा को, सरकार चल रही है। क्यों? क्योंकि आधी से ज्यादा जनता नहीं चाहती, ये क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये है सबसे ज्यादा जनता किस पार्टी को चाहती है। अगर किसी के 44% वोट शेयर है, किसी का 43.1% है, 9% मान लो, तो सबसे ज्यादा किसको चाहती है? 44%। भले 0.1% ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कहते हैं, कौन सा था? जो सबसे आगे वही जीते। आप लोग इस धावक वाली करते होगे ना, तो 1 सेकंड भी पहले जो पहुंच गया वो जीत गया। ये थोड़ी वहां होता है कि 30 सेकंड में पहुंचना ही पहुंचना है, ऐसा नहीं होता है ना। जो पहले पहुंचा वो जीत गया, यही यहाँ पर है। 1984 का देखें तो वोट शेयर 48% है, सीट बम्पर आ गई। भाजपा को 2 सीटें मिली थी, जनता पार्टी को 10 सीटें, लोकदल, माकपा, तेलुगु देशम, ठीक है। पूरे देश में 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि आता है। जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में याद रखना। जो सबसे आगे वही जीते, मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीता। इंग्लिश में याद इसलिए रखना क्योंकि वर्ड इंग्लिश में ही आते हैं, फिर आप फंस जाओगे। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे रहेगा, मैंने धाबक वाला बता दिया, आप दौड़ रहे हो, जो सबसे पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। ठीक है, इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पार्टियां हैं, जिसको देखो पार्टी बनाने की चुल्ल रहती है। हाँ, कई लोग हैं हमारे क्षेत्र में, पड़ोसी जानता नहीं है पार्टी बनाए हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी एक कम्युनिटी से का वो बिलोंग करते हैं, उसके नेता बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे सोचते हैं हमें कोई, समझ रहे हो ना? आप लोग भी भारत के ही हो, समझते होगे सब चीजें। खैर, संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है। क्यों मैंने बता दिया, क्योंकि 50+1 का फार्मूला होता तो शायद ही कोई चुनाव सक्सेस हो पाता। आइए अपने उदाहरणों की ओर लौटें। कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात से ज्यादा सीटें मिली, क्योंकि उनके अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उनके प्रत्याशी 50% कम वोट से जीते थे, तो कहीं ऐसी भी सीटें थी जहां 50% से कम वोट मिलते हैं। मतलब यहाँ पर बोला है चुनाव मैदान में काफी प्रत्याशी हो तो कम ही मिलते हैं, वो मैंने बता ही दिया, यहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब मैंने समझा ही दिया कि कितने भी कम मिले, मान लो किसी को 12% मिले, ठीक है, तो किसी को 11 मिले, किसी को 10 मिले, किसी को 8 मिले, किसी को 9 मिले, किसी तो 12 वाला जीत जाएगा। भले ही 12% ही वोट मिले, लेकिन सबसे ज्यादा तो मिले हैं। बस सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, कितना भी मिले, 25%, 12%, 10%, उससे मतलब नहीं। दूसरा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ये क्या है? आइए इसकी तुलना इजराइल में होने वाले चुनावों से करें, जहां एक बिल्कुल भिन्न चुनाव व्यवस्था का पालन किया जाता है। कौन सी? इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं जिस अनुपात में उन्हें वोटों में हिस्सा मिला है। तो वहां सीट नहीं मिलती,
वोट मिलते हैं। जैसे मान लो 100 लोग पूरे 100 नहीं 1000 ले लेते हैं, 1000 लोग पूरे इज़राइल में रहते हैं, ठीक है? कई पार्टियाँ हैं, वहाँ कैंडिडेट नहीं होते हैं, पार्टियाँ होती हैं मान लो। ये कैंडिडेट नहीं है, पार्टियाँ हैं, ठीक है? ये भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, जदयू, रालोद, एआईडीएमके, ठीक है? 1000 में से 250 लोगों ने मान लो इसे वोट दे दिया, 500 लोगों ने इसे मान लो वोट दे दिया, 250 लोगों ने इसे वोट दे दिया। अब इसी हिसाब से ये मान लेंगे कि हमारे पास सीटें हैं 20, 20 मान लेते हैं, गुणा भाग में आसानी रहेगी। तो जिस हिसाब से वोट शेयर है उसी हिसाब से ये अपने प्रतिनिधियों को बिठा लेंगे। पी को आधे वोट मिले तो बी को आधी सीटें मिल जाएंगी, इसके 5 सांसद, इसके 5 सांसद। अपने यहाँ सीट पर व्यक्ति चुने जाते हैं, यहाँ केवल वोट दिए जाते हैं। अपने यहाँ व्यक्तियों को वोट दिया जाता है, यहाँ पार्टियों को दिया जाता है। उन्हें वोटों में हिस्सा मिलता है। प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है कि अगर हमें जैसे प्राथमिकता मतलब 1, 2, 3, 4 अब 20 तक कर दिया उन लोगों ने। अब जिसको 10 मिले तो वो ऊपर वाले 10 लोगों को भेज देगा। जिसको 5 मिले वो ऊपर वाले 5 लोगों को अपने यहाँ से भेज देगा। तो 20 लोगों की सूची जारी करती है, लेकिन वोट पार्टी को पड़ते हैं, व्यक्तियों को नहीं। अपने यहाँ व्यक्ति को वोट डाला जाता है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। तो पहला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, दूसरा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो हो गई। यहाँ क्या है, जितने प्रतिशत वोट मिले उतने ही प्रतिशत सीटें मिलेगी। जैसे कांग्रेस को सीट 80% मिल गई, वोट 48% मिले, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग देखते तो 48% वोट के हिसाब से सीट भी 48% ही मिलती। समझ गए? समानुपातिक प्रतिनिधित्व के भी 2 प्रकार हैं। कुछ देशों जैसे इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, पार्टियों को वोट देते हैं वह, और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल का है। ये याद करना है आपको, एग्जाम्पल्स के साथ लिखना है कॉपी में, मेंस में। एनसीईआरटी ये मेंस में भी बहुत कम आती है, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि इजराइल में कैसा है, नीदरलैंड में कैसा है, अर्जेंटीना में कैसा है, पुर्तगाल में कैसा चुनाव होता है। चुनाव पे क्वेश्चन आएगा तो आपको यही क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, क्योंकि आपके जीएस 2 में शासन व्यवस्था, संविधान शासन प्रणाली है लिखा हुआ, जहाँ पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, ना कि उनके प्रत्याशियों को। ये बस ध्यान रखना, चाहे अर्जेंटीना वाला हो या फिर इजराइल वाला। प्रत्याशी वोट नहीं पाते, राजनीतिक पार्टियों को वोट दिया जाता है, दलों को वोट दिया जाता है। आप बीजेपी को वोट नहीं देते, आपके क्षेत्र में जो प्रत्याशी है उसको वोट देते हैं, सिंबल कोई भी हो। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसके आधार पर उसी निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि नहीं। आप सांसद जी से पूछ सकते हो कि सांसद साहब हमने वोट दिया था, क्या हुआ? आप यहाँ प्रत्याशियों से नहीं पूछ सकते, आप दल से पूछो। प्रत्याशी को आपने वोट नहीं दिया, प्रत्याशी को तो दल ने भेजा है। आपने दल को वोट दिया, पार्टी को वोट दिया। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए ही सीमित रूप में अपनाया है। जब आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनेंगे तो अलग व्यवस्था होगी, ये लाइन कह रहा है। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए ही सीमित रूप में अपनाया है। इन्होंने क्या बोला, यह तो बड़ा भ्रम पैदा करने वाला है। इस व्यवस्था में हमें कैसे पता चलेगा हमारा सांसद विधायक कौन है? यदि मुझे कोई काम कराना है तो मैं कहाँ जाऊंगा? क्योंकि प्रत्याशी को थोड़ी वोट दिया। प्रत्याशी कहेगा पार्टी के पास जाओ, पार्टी के पास, उसको वोट दिया था तुमने, हमें नहीं। जैसे कई लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत जाते हैं, ठीक है? मोदी जी के नाम पे कई लोग वोट दे के आते हैं ना, इसको वोट देने जा रहे हो मोदी जी को। प्रत्याशी कौन? प्रत्याशी का क्या करना, मोदी जी बैठे हैं ना। वैसा ही यहाँ होता है कुछ। खैर, अपने यहाँ तब भी व्यवस्था
सही है, प्रत्याशियों को भी देखा जाता है, सिर्फ मोदी जी के नाम पर अब वोट नहीं होता। जीत जाते हैं तो मोदी जी के नाम पे वोट होता है और हार जाते हैं तो खैर, वरना आप लोग कहने लगोगे कि हम भाजपाई हैं इसीलिए यह भी जरूरी है। इजराइल में समानुपातिक, हंसी मजाक जरूरी है वरना बोर हो जाओगे ना। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हम उसी के साथ हैं जो देश के साथ है। समझ गए ना मैं किसके साथ हूँ, यही तो समस्या है। इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इजराइल में चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है। वहाँ विधायिका, विधायिका को वहाँ क्या बोलते हैं, नेसेट। याद रखने वाली चीजें हैं, ये सब कोट करना है आपको। कोई भी ऐसा एग्जाम में पेपर आएगा, सॉरी क्वेश्चन आएगा, जहाँ आपको ये सब चीजें यूज करनी पड़ेंगी, तो आपको अच्छे से याद करके जाना है। वहाँ प्रत्येक 4 वर्ष पर चुनाव होता है, अपने यहाँ 5 वर्ष पर। प्रत्येक पार्टी अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, लेकिन मतदाता प्रत्याशियों को नहीं, पार्टियों को वोट देता है। जब आपसे चुनाव के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब आपको ये एग्जाम्पल्स कोट करने पड़ेंगे कि वहाँ ऐसी व्यवस्था है, हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है। इससे सीमित जनाधार वाली छोटी पार्टियों को भी विधायिका में कुछ प्रतिनिधित्व मिल जाता है। मान लो कोई छोटी पार्टी, उसे 2% वोट मिले, तो 2% के हिसाब से उसे सीट तो मिल जाएंगी। ऐसे आप जानते हैं कोई छोटी पार्टी है, वह हर विधानसभा में थोड़े-थोड़े वोट पाती है, तो उसका कोई विधायक नहीं हो पाता। तो जो इजराइल वाली व्यवस्था है, वहाँ छोटी पार्टियों को भी बढ़िया से प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बता भी दिया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये मान लो इजराइल का वाम पक्ष अब ये सबसे कम वोट पाया, 3.93। तो 3.93 कई जगह पाया होगा ना। अगर कई जगह इसने वोट पाया होता तो कहीं विधायक नहीं बनता, हर जगह तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर कहीं पड़ा होता। लेकिन इस हिसाब से उसे 5 सीटें मिल गई, और जो सबसे ज्यादा पाया उसे 30 सीटें मिली। तो यहाँ पर देखोगे, अगर इस हिसाब से कराया जाए ना, तो बहुमत ही नहीं मिलेगा किसी को, क्योंकि इतनी पार्टियां अपने देश में है। तो गठबंधन और गठबंधन वाले टाइप का गठबंधन होगा कि मिल जाओ सब लोग, मिलो भाई, मिलो मिलो मिलो, तब जाके बनेगा सरकार। तो सरकार चल पाएगी क्या? वो कहेंगे हमारे मन का करो, वो कहेंगे हमारे मन का करो, हो ही नहीं पाएगा। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद के चुनाव के लिए ये प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। हमने कॉपी नहीं किया कि हाँ भाई उठा लो, हम तीसरा स्वरूप लेकर आए। दो तो पढ़ लिया आपने, एक इजराइल वाला, एक अर्जेंटीना पुर्तगाल वाला। हम तीसरा लेकर आए। हमारे यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद इनके लिए होती है। तो ये ध्यान रखना, 4 जगह के लिए हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज नहीं करते। वह 4 लोग हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, तो हमारे यहाँ दोनों तरीके की हैं, वह भी और यह भी। इसमें तीसरा है, तीसरा क्या है, आओ। भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की? तो पहले तो जनता जो चुनती है, वो विधायक सांसदों को, उसमें सर्वाधिक वोट वाला क्यों चुना गया? क्योंकि जनता भी इतना अवेयर नहीं है। पढ़ लेते हैं, लिखा ही है यहाँ, तुलना करा दी गई। तो इधर सर्वाधिक वोट पाने वाले और यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाले। पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं और निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। जैसे अपने यहाँ विधान परिषद और लोकसभा होती है। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि होता है, आपका एक सांसद होगा, एक ही विधायक होगा। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, प्रत्याशी को वोट देता है, प्रत्याशी को। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है। परसेंटेज वोट का और सीटों से कोई लेना देना नहीं होता। सीट कितनी मिली डेट्स मैटर, भले एक एक वोट हर जगह जीत कर आए हो। मतलब 20 लोग जीते, 20 लोग कितने कितने वोटों से जीते, फलाने 1 वोट से, फलाने 2 वोट से, 3 वोट से, 4 वोट से, कोई मैटर नहीं। सीट आई हूँ, जीत कर आए हूँ। यहाँ ये बहुमत की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने बोला था आपसे। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि 50% प्लस 1 मिले। उदाहरण यूके ले लो, भारत ले लो, यूनाइटेड किंगडम, भारत। इधर क्या है, यहाँ पूरा क्षेत्र ही एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ अलग अलग नहीं होता है। कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, उन्हीं में से चुनना है। तो उन्हीं में से, जैसे 543 चुनना होता, पूरे भारत को एक ही
निर्वाचन क्षेत्र माना जाता, तो यहाँ से कितने आते हैं? 543। लेकिन यहाँ जब छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो हर निर्वाचन से क्षेत्र से एक-एक व्यक्ति आ रहा है। ठीक है? मतदाता पार्टी को वोट देते हैं, व्यक्ति को वोट नहीं देते, प्रत्याशी को वोट नहीं देते। जितना परसेंट मिला उतनी ही सीटें मिलेंगी। विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है। इजराइल और नीदरलैंड ये सब पढ़ के आए हैं। चलिए, हमारे यहाँ राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व का तीसरा स्वरूप है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये कई बार आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी को पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने में हो सकता है टाइम लगे, तो ध्यान से सुनिएगा ये बात। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा है, जनसंख्या के आधार पर। जिसकी जनसंख्या ज्यादा उतनी राज्यसभा सीटें ज्यादा। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें सबसे ज्यादा है, लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा है, विधानसभा सबसे ज्यादा है, विधान परिषद सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यूपी में जनसंख्या ज्यादा है। राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। तो राज्यसभा में जो चुनाव होकर आते हैं वह राज्यों की विधानसभा से चुनाव जीत कर आते हैं। विधान परिषद का इसमें कोई रोल नहीं होता है। इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं, जो विधायक हैं वही वोट देंगे। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार, आप क्या करते हो, ये मान लो मतदान वाला वो बैलेट पेपर है, इधर नाम लिखा होता है, नाम, इधर सिंबल बना होता है, ऐसे सबके होते हैं। आप क्या करते हो, बटन दबाते हो, यहाँ वाली एक, हो गया काम। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या करना पड़ता है, इसमें करना पड़ता है, जैसे ये मान लो कोई लोग हैं, एन नाम से कोई है, ए नाम से कोई है, बी नाम से, सी नाम से बी। आपको बी पसंद है तो उसके आगे लिखोगे एक, मतलब सबसे ज्यादा आप किसको पसंद करते हो, बी को। फिर आप किसको, तो एन, बी नहीं तो एन को रख देते हैं कि एन भी ठीक आदमी है, डी भी ठीक ही है, ये उससे भी थोड़ा खराब है, ये सबसे खराब है। ये आपको क्रम बताना पड़ता है। अब अगर ऐसी व्यवस्था विधायक, सांसद, प्रधान के लिए होती, नगर पालिका के लिए होती, तो आपको लगता है कितनी जनता इसका सही उपयोग कर पाती? क्योंकि इसके लिए तो साक्षर होना भी आवश्यक है, 100% है, नहीं है? तो इसको नहीं रखा गया। इसको विधायक, सांसद जब वोट देते हैं वो सब, तो वहां रख लिया गया। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को कितना वोट चाहिए, तो वही 50% +1 चाहिए। अब देखो, इसका फार्मूला होता है कुल मतदान अपान कुल विजयी उम्मीदवार +1 कुल मतदान कुल विजयी उम्मीदवार +1 उदाहरण थे, मान लो राजस्थान में 200 विधायक हैं और राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनना है। ठीक है, तो विजयी उम्मीदवार कितने हैं, 200, चुनना कितने हैं, 4, +1 जोड़ा, आंसर आ गया 41 वोट। यानी हर व्यक्ति को 41 वोट मिलेंगे तो वह राज्यसभा पहुंचेगा। जब मतगणना होती है तब उम्मीदवारों को प्राप्त प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है। एक एक कितने लोगों के आगे लिखा है। मान लो ए व्यक्तियों के आगे, ए नाम का जो व्यक्ति था उसके आगे 20 लोगों ने ए लिखा है, बी नाम का जो व्यक्ति था वो 19 लोगों ने लिखा है, सी व्यक्ति के आगे 10 लोगों ने लिखा है। ऐसे एक अंक कितने लोगों के आगे लिखा है ये पहले काउंट किया जाता है। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो 50% +1 का क्राइटेरिया पूरा करता हो, तो दूसरा वाला काउंट किया जाएगा कि दो कितने लोगों के आगे लिखा है। प्रथम वरीयता वोटों को गणना के बाद यदि प्रत्याशियों की वांछित संख्या वोटों का कोटा नहीं प्राप्त कर पाती तो पुनः मतगणना की जाती है। ऐसे उस प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिले। अब प्रथम वरीयता में मान लो एक व्यक्ति था जिसे 2 ही वोट मिले थे, सबसे कम उसे वोट मिले, मतलब 2 लोग ऐसे थे जिसने उसके आगे 1 लिखा था, तो उसको हटा दिया जाएगा। अब उसकी जो बैलेट पेपर था उसमें देखा जाएगा 2 किसके आगे लिखा है। अब जिसके आगे 2 लिखा जाएगा, ये माना जाएगा कि अगर वो लास्ट वाला व्यक्ति ना होता, तो जो 2 यहाँ पर लिखे हैं, वह लोग वहाँ 2 ना लिखकर 1 लिखते।
क्योंकि जिसको उन्होंने चुना है नंबर 1 करके, अगर वो ना होता, तो किसको चुनते? 2 को चुनते ना। मान लो आपने समोसे को नंबर 1 पे उठाया, फिर इमरती को उठाया, फिर बालूशाही को उठाया। अगर समोसा ना होता, तो इससे आपको क्या लग रहा है? आप इमरती चुनते। तो ऐसे ही लास्ट वाले को हटा दिया जाए, तो 2 किसके आगे लिखा है? यानी अगर ये ना होता, तो 2 जिसके आगे लिखा है, वह चुना जाता। फिर उसके में ऐड कर दिए जाएँगे ये 2 वोट। समझ में आया? नहीं आया तो हम पूरा जब राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे अच्छे से वहाँ समझेंगे। बाँट दिया जाता है, ऐसा करने में प्रत्येक मतपत्र अंकित तृतीय वरीयता वाले प्रत्याशी को बहुमत हस्तांतरित करके फिर से गिना जाता है। ये तब तक कहानी चलती है जब तक ये वोट मिल नहीं जाता उसे। इस प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। यदि आपने ऊपर बॉक्स में राज्यसभा के चुनाव प्रक्रिया के बारे में पढ़ा होगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। अब समझ में नहीं आ रही तो अगर जनता को दे दिया जाता विधायक सांसदों को चुनने के लिए, तो कैसे होता भाई बताओ? किसी छोटे देश में तो लागू हो सकते हैं पर उपमहाद्वीप जैसे भारत में बिल्कुल नहीं। सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण है, सरल भी है, तो लोग वोट भी देते हैं वरना आधे लोग वोट ही नहीं देते। उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। ठीक है, सरल मैंने बता ही दिया। सभी मतदाता स्पष्ट विकल्प चुन सकते हैं, प्रत्याशी दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है। राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रत्याशी को भी वरीयता दे सकता है और किसी दल को भी। कई लोग होते हैं कि भाजपा के हैं तो भाजपा ही के हैं, कोई भी प्रत्याशी है कोई मतलब नहीं। कुछ लोग होते हैं कि प्रत्याशी को देखते हैं, पार्टी से क्या लेना-देना, प्रत्याशी सही होना चाहिए। दोनों तरह के लोग होते हैं। वह चाहे तो इन दिनों में मतदान के समय संतुलन बनाने की कोशिश भी कर सकता है। यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। आप पार्टी के अकॉर्डिंग वोट डाल सकते हैं, आपको जो पार्टी पसंद है उसके अकॉर्डिंग, या आप प्रत्याशी के अकॉर्डिंग भी वोट डाल सकते हैं। तो इतने आपके पास ऑप्शन है। अन्य चुनावी व्यवस्थाओं में खासतौर पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, प्रत्याशी उन्हें पता ही नहीं होते कौन है। ठीक है? इस प्रकार किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पार्टी करती है, प्रतिनिधि नहीं। वहाँ आप प्रतिनिधि से नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ, वही पार्टी से मिलो जाके। और जब हमारे यहाँ है तो हम जानते हैं प्रतिनिधि कौन है हमारा, विधायक जी कौन है। विधायक जी को लोग घेर भी लेते हैं कई बार कि नहीं विधायक जी, सुनना तो पड़ेगा। ये कार्टून 1949 का है, भीम का है, कांग्रेस के आगे विपक्षी बहुने के रूप में दिखाई दे रहा है, निर्वाचन प्रणाली का परिणाम था। मतलब उस समय कांग्रेस ही थी, जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कांग्रेस ही देश को आज़ाद कराई है। उनको समझदारों को पता ही नहीं है कि उस समय कांग्रेस में ही अधिकतर नेता थे। जो महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कांग्रेस को खत्म कर दो, उसका लक्ष्य पूरा हो गया देश को आज़ाद कराने का। तो सब कांग्रेस ही थे, तो कांग्रेस ही होगा ही होगा सर्वेसर्वा। कुछ वामपंथी और कुछ अलग लोग आ गए थे, लेकिन मेन तो कांग्रेस ही थी। बात को कांग्रेस से ही तो टूट कर अलग होकर सब बनी है पार्टियां। कुछ लोग कांग्रेस ने नाराज हो गए शुरू में, कुछ लोग बाद में नाराज हुए। ठीक है, क्योंकि सब कांग्रेस में ही थे सब, आज की कांग्रेस थोड़ी थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान निर्माता समझते थे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन बहुत हो जाएगा ना, सबको उतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी कि वह चुनाव जीत के सरकार बनाए। तब जानते हैं आप कि हमें बनाओ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, तभी हम समर्थन देंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ऐसा होता तो सरकार कैसे ही चल पाती। अगले अध्याय में हम संसदीय प्रणाली की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। अगले अध्याय में संसदीय प्रणाली की प्रकृति क्या है वो सब पढ़ेंगे। फिर हम कार्यपालिका विधायिका वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ एक आंकड़ा दिया गया है तमिलनाडु का। अब देखो 40% वोट शेयर मिला, 135 सीटें मिली, आराम से सरकार बनाई। अगर 50% वाला क्राइटेरिया होता तब इन्हें 40% के साथ किसी न किसी को लेना पड़ता। या तो ये इनके साथ चले जाते तब भी 46 होता, इनके साथ जाते तब भी 50 प्लस होता, या ये नीचे कई लोगों को मिलाकर बनाते तो फिर फ्री में थोड़ी आ जाएगा, वो भी कहेगा कि हमें बनाओ कुछ। ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक होती हैं, स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है,
इसमें अगर बीजेपी को देखें तो 40% से भी कम सीटें मिली, कम वोट मिले होंगे, लेकिन सीट इतनी है कि वो सरकार बना रहे हैं। केवल बीजेपी की बात किया है, एनडीए की बात मैं नहीं कर रहा। एनडीए को 40% से ज्यादा ही वोट मिला होगा, 44, 42, 45 के आसपास कुछ। संविधान का अब तक काम का संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है, उम्मीदों को संविधान की कार्यप्रणाली से अनुभव प्रमाणित होता है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल सुपरिचित सिद्ध होती है। बस ये लाइन याद ध्यान रखना। क्यों हमने ये अपनाया? क्योंकि मतदाताओं के लिए तब सरल था। जब पढ़ लिख जाएंगे, पूरी भारत में साक्षरता आ जाएगी, तब आप कोई भी अपना सकते हो। इसने केंद्र और राज्य में बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद की। उन दलों को हतोत्साहित किया जो जाति या समुदाय के नाम पर वोट मांगते हैं। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली द्विदलीय व्यवस्था उभरती है। जैसे बिहार में चुनाव है तो कई लोग कहते हैं कि भाई अभी सब लोगों को लड़ने दो, जब वोट पड़ रहे होते हैं तो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि द्विदलीय व्यवस्था, यानी कि या तो इन्हें देना है या तो उन्हें देना है, वोट खराब नहीं करना है। तो वही यहाँ लिखा है। इसका मतलब है सत्ता के लिए दो प्रमुख प्रतियोगी हैं, यही दोनों बारी बारी से सत्ता प्राप्त करते हैं। हिमाचल प्रदेश बड़े मजेदार किस्से करता है, एक बार भाजपा को, एक बार कांग्रेस को, बारी बारी से मौका देता है और प्यार से चलती हैं चीजें। नए दलों या तीसरी पार्टी को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने, सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। बिहार के कुछ लोग कहते हैं जनसुराज क्यों नहीं जीतेगा, तो एनसीईआरटी 11th क्लास की पढ़ें लाइन्स को, उन्हें समझ में आ जाएगा कि सरकार जनसुराज की नहीं बनेगी। क्योंकि आपको लगता है क्या जनसुराज जो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है उससे चुनाव जीते जाते हैं? ये कई पत्रकार कटाक्ष में बोलते हैं कि एक कोई टीचर है, उनसे कोई पूछ रहा था कि आपको लगता है कि आप तर्क करके, आप बढ़िया बढ़िया बातें करके चुनाव जीतेंगे? आपके ऊपर कितने मुकदमे हैं? सच्चाई है कहीं ना कहीं, जब आप सांसद कितने लोग हैं जिन पर मुकदमा है, विधायक कितने हैं मुकदमा है, जब वो आती है ना लिस्ट, तो आपको देख कर हैरानी होगी कितने ऐसे लोग हैं जिन पर मुकदमा है और वह सांसद बने हैं। तो लोग अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो वही होता है, जो कि गलत है। लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को देना चाहिए वोट। इस संदर्भ में मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, आप मेरे सारे वीडियो देखोगे आपको पल्ले नहीं पड़ेगा मैं किस पार्टी का होऊंगा। और टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो किसी पार्टी का समर्थन ना करे। इस संदर्भ में भारत में इस प्रणाली का अनुभव कुछ अलग है। यद्यपि हमने सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली अपनाई, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन बाद में कई दल आए। भाजपा आई, जनता दल था पहले, जनसंघ था इससे पहले, कई राज्यों में पार्टियां आई छोटी छोटी। तो द्विदलीय प्रतियोगिता कई जगह है और कई जगह छोटे दलों को भी फायदा पहुंच रहा है। जैसे आप चिराग पासवान जी की पार्टी को ले लो, 5 सांसद हैं, लेकिन सांसद 5 ही हैं, केंद्र सरकार में बढ़िया प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि छोटी पार्टियों को प्रतिनिधित्व करने को सरकार में नहीं मिलता, मिलता है यहाँ भी, लेकिन फायदा सबसे ज्यादा बड़े दलों को होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। हमने पहले पढ़ा कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वह चुनाव को घोषित किया जाता है। इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों को अहित महसूस होता है, उन्हें लगता है मेरा अहित हो रहा है। यह भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम यह है कि दबंग सामाजिक समूह, जातियां हर जगह जीत जाएंगी। दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों का कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा। हमारे संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ थे और ऐसे दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारत के लिए अभिशाप रही है, देश की अपूर्णीय क्षति है। ये हम पिछली वीडियोज में भी पढ़े हैं और इतिहास में भी पढ़े थे। 12th क्लास की हिस्ट्री जो मैंने कराई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पृथक निर्वाचन में पृथक शब्द ही है, तो हमें पृथक नहीं करना ना आप लोग, अब पास मिलाना, एकता बनानी है, यूनिटी करनी है। जब हम पृथक पहले ही करेंगे तो पास कैसे आएंगे? तो पृथक नहीं तो कहा, तो क्या करें? तो कहा आरक्षण दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर तो इन्होंने कहा था मुस्लिम समुदाय के लिए, लेकिन ये बात जो दलित लोग हैं उनके लिए भी, SC ST अगर कहें
तो उनके लिए भी आई कि पृथक ना करो, आरक्षण दे दो। बाकी आप गांधी जी और पूना पैक्ट जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ हुआ, वो सब पढ़े होंगे इतिहास में, हमने भी पढ़ा है एनसीईआरटी में, आप देखिए। स्वतंत्रता के पूर्व भी इसे बात पर बहस हुई थी और इसी के चक्कर में टूट गई चीजें। इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। जैसे मान लो मेरी जाति ए है, अब मैं वहां अगर चुनाव लड़ रहा हूँ तो ए जाति वाले लोग ही वोट डालेंगे, क्योंकि बाकी जाति वाले लोग वोट नहीं डालेंगे क्या? हाँ, नहीं डालेंगे। तो ये तो गलत है। तो यही कहा गया कि भाई ये मत करो। अगर ए खड़ा है, भले ही वो कई किसी भी जाति का हो, वोट सभी लोग डालें। तो कहा तो क्या करें? तो आरक्षण दे दो। तो आरक्षण दे दिया गया। इससे पृथक शब्द नहीं आएगा कि ये अलग है, ये इनको वोट देंगे, ये अलग है। अलग वाली फीलिंग नहीं आएगी, खड़ा कोई भी हो, सब वोट दे रहे हैं। तो एकता जैसा लगता है। संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी। उनका विचार था यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी, इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय, सामाजिक वर्ग का होगा। कुछ सीटें आरक्षित होती, आपके यहाँ भी होंगी, हमारे यहाँ भी हैं। अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती कि वह प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सके। मान लो कहीं 10% लोग हैं, दूसरी जगह 5% है, तो ये अकेले नहीं जीता सकते, तो इनका प्रतिनिधित्व तो होगा ही नहीं संसद में। इसलिए ये व्यवस्था लागू की गई। हालांकि इस बात पे बहुत द्वंद्व होता है कि प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए की गई थी, फिर धीरे-धीरे बढ़ती रही। अब 2030 तक है, क्योंकि कोई भी पार्टी रिस्क लेना नहीं चाहती। जिसने इस पर रिस्क लिया, उसी को जनता हटा देगी, ऐसा माना जाता है। लेकिन यह भी सोचना चाहिए कि लोकतंत्र में 10 वर्ष ही क्यों रखा था? जैसे एंग्लो इंडियन वाला जो था 2 लोगों को, तो उसको हटा दिया सरकार ने। कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी जनसंख्या इतनी नहीं है। तो ये बात थी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था है। ये ध्यान रखिएगा। अल्पसंख्यक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे आगे बढ़ाने का निर्णय ले रही है। कितनी है? तो लोकसभा की 543 में 84 और 47, यानी एससी 84 और एसटी 47। ये पूछ दिया जाता है कई एग्जाम्स में। आप भी तैयार रहिए, क्योंकि फैक्ट पूछे जा रहे हैं, कभी भी पूछ दिया जाएगा। जयपाल सिंह, हमने हिस्ट्री की 12th क्लास की हिस्ट्री जो है ना, उसमें 12th चैप्टर भी है, उसी में ये पढ़ी थी लाइन्स। कि उन्होंने कहा था, लेकिन मैं भारत के आदिवासियों की ओर से कहना चाहता हूँ, ब्रिटिश सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलों, हर प्रबुद्ध भारतीय नागरिक को धन्यवाद कि उन्हीं के कारण हमें अलग थलग करके रखा गया था। जैसे किसी को चिड़ियाघर में रखा जाता है, हम आपके साथ घुलने मिलने को तैयार हैं। इसी कारण हमने व्यवस्थापिकाओं में सीटों के आरक्षण की मांग पर जोर दिया। हमने प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की। उन्होंने कहा पृथक प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की, क्योंकि फिर पृथक हो जाते। तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत पूरे भारत की सभी विधानसभाओं में 1585 में कुल 24 विधायक आदिवासी थे, और केंद्र में तो एक भी नहीं था। तो यहाँ पर 47 लोगों को और 84 लोगों को आरक्षित कर दिया गया। ये लोकसभा की बात है। ठीक है। कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे या कौन तय करता है? पहली प्रश्न की बात। किस आधार पर निर्णय होता है? दूसरा प्रश्न। निर्णय एक स्वतंत्र संसद द्वारा लिया जाता है, जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। परिसीमन आयोग पर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है यूपीएससी के हाल फिलहाल में ही। कितने परिसीमन आयोग बनाए जा चुके हैं, ये क्वेश्चन था। तो 4 परिसीमन आयोग बनाए जा चुके हैं। सिंपल क्वेश्चन था, कई लोगों का गलत हुआ, क्योंकि वही बात है, इतना आसान थोड़ी यूपीएससी पूछती है। यूपीएससी कुछ भी पूछती है, उसके सिलेबस में है तो कुछ भी पूछ लेगी। और पूछ लेगी भाई साहब बताओ भारत का राष्ट्रपति का नाम क्या है? फिर कहते रहना है यूपीएससी ये भी पूछती है। हाँ, कुछ भी पूछ लेगी यूपीएससी के अगर सिलेबस में है तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन कई लोगों का गलत हुआ। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं। ठीक है। कौन गठन करता है? संसद नहीं, राष्ट्रपति। चुनाव आयोग के साथ मिलकर यह काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। इंपॉर्टेंट है।
प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है। उस राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति की संख्या के अनुपात में परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है, उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग दो बातों पर ध्यान देता है। आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज्यादा होता है, लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में बिखराव समरूप हो। मान लो ये पूरा क्षेत्र है, एक यहाँ से सीट दे दी, एक यहाँ से सीट दे दी, एक यहाँ से सीट दे दी, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो भाई अगर देखा जाए तो ये आधी तरफ से दे दिया, क्योंकि सही क्या था, एक यहाँ से देते, एक यहाँ से देते, एक यहाँ से, तो पूरे क्षेत्र से प्रतिनिधित्व हो तो ज्यादा सही है। जब कभी भी परिसीमन का काम होता है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। संविधान अन्य उपेक्षित कमजोर वर्गों के लिए इस प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता। अब जाके महिलाओं के लिए भी व्यवस्था हो रही है। लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की जोरदार मांग उठी है, अब पूरी भी होगी। यह देखते हुए प्रतिनिधि संस्थाओं के लिए बहुत कम महिलाएं चुनी जाती हैं। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की मांग कई वर्षों से की जा रही है। महिला आरक्षण विधिनियम 2023 के माध्यम से किया गया है। महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि नई ही एनसीईआरटी ये है, ठीक है, अपडेट। तो ये आ गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अब चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वोट चोरी हो जाते हैं। खैर, किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी यह है कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। यदि हम लोकतंत्र को एक जमीनी हकीकत बनाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो। चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे मतदाताओं की आकांक्षा चुनाव परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सके। कहाँ पहुंचे, क्या समझे, तो यहाँ पर आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। ये क्या है, कहाँ पहुंचे क्या समझे। मैं इतनी समझ रखती हूँ कि भविष्य में अपने करियर को चुन सकूँ, इतनी उम्र दराज हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस बना सकूँ। तो क्या मैं इतनी बड़ी नहीं कि वोट डाल सकूँ। यदि ये कानून मुझ पर लागू होते हैं तो मैं इन कानूनों को बनाने वाले के बारे में फैसला क्यों ले सकती हूँ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। कई बार मांग उठती है कि 16 साल कर देनी चाहिए वोट देने की उम्र। आप बताइएगा, आपसे अगर पूछा जाए इंटरव्यू में कि भाई साहब आप बताएं कि उम्र 16 साल कर देनी चाहिए क्या वोट देने की, 18 साल है अभी। पक्ष और विपक्ष में आंसर देना है। 16 साल कर देनी चाहिए, हाँ, तो क्यों नहीं करनी चाहिए, तो क्यों। आप इस पर तैयार रहिए, कभी भी कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चुनाव का तरीका निर्धारित करने के अतिरिक्त संविधान चुनावों के बारे में दो अन्य मूल प्रश्नों के उत्तर देता है। पहला, मतदाता कौन है, और दूसरा, कौन चुनाव लड़ सकता है। इन दोनों बिंदुओं पर हमारा संविधान पूर्ण रूप से स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करता है। आप जानते हैं, लोकतांत्रिक चुनाव में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है। और इस वयस्क को मतलब 18+, पहले 21+ था। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जाना जाता है। मतलब 18 साल से ऊपर कोई भी किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, वकील हो, मास्टर हो, अगर भारत का नागरिक है, और सिर्फ भारत का नागरिक नहीं, उस पेपर पे नाम भी है उसका, जो आपके यहाँ आती है ना बूथ पर, उसमें नाम और फोटो यहाँ पे लगा होता है, उसमें अगर नाम है तो आप वोट दे सकते हो। अगर उसमें नाम नहीं है और आप कह रहे हो हम तो नागरिक हैं, तो भैया उसमें नाम होना जरूरी है। अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने में अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। कई ऐसे देश हैं जहाँ महिलाओं को बहुत बाद में वोट देने का अधिकार मिला। हम 1947 में आजाद होते ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार देते हैं, सबको वोट देने का अधिकार देते हैं। सिर्फ क्राइटेरिया होती है एज। बहुत से देशों में महिलाओं को यह अधिकार काफी बाद में संघर्ष से मिला, लेकिन हमारे यहाँ सभी को वोट देना तुरंत चालू कर दिया गया। 1989 तक 21 वर्ष था, 1989 से 18 वर्ष कर दिया गया।
वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। ये समानता, गैर भेदभाव के सिद्धांत पर को खत्म करती है। शैक्षणिक योग्यता कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये तो सब पता ही है आपको। जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है, वही चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में भी सच है। जैसे 25 वर्ष लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो 25 वर्ष, ठीक है? लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। क्या? जैसे एक कानूनी प्रतिबंध यह है कि यदि व्यक्ति किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल गया हो, तो वह चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। जैसे अभी एक मुद्दा उठा था, नेता प्रतिपक्ष जो हैं, युवा नेता, उनके खिलाफ गुजरात में शायद कोई केस हुआ था, तो वहाँ ऐसा कहा जा रहा था कि इन्हें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा दिलवाकर इन्हें चुनाव से हटाना चाहते हैं ये सत्ता पक्ष वाले। तो वो क्यों था? वो इसीलिए था, ये लाइन, कि किसी अपराध के लिए अगर 2 या 2 से अधिक वर्षों की जेल हो गई, तो आप अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते। कौन से 6 वर्ष? जो जेल से निकलने के बाद के 6 वर्ष। मान लो 5 साल की सज़ा हुई, 5 साल जेल के प्लस 6 वर्ष और 11 वर्ष तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आय की कोई सीमा नहीं, शिक्षा की नहीं, वर्ग की नहीं, लिंग की नहीं, जाति की नहीं, कुछ नहीं। सभी नागरिकों के लिए खुली है। बस मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, वोटर होने चाहिए आप, तभी लड़ सकते हो। ये एडल्ट वोट है, ये कौन है? सार्वभौमिक बयानती के रूप में क्यों दिखाया गया, संभालने योग्य नहीं है, खाने की तरह मतलब, ठीक है, छोड़ो उसे। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के समय का, अनुच्छेद 324। तो भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, जो निर्वाचन के संचालन देख-रेख के लिए बनाया गया था। क्या आप जानते हैं अनेक देशों में चुनाव कराने के लिए किसी स्वतंत्र मशीनरी का अभाव है? सरकार ही करा लेती है, अपने यहाँ स्वतंत्र है। इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का, उन सभी का संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण आयोग में निहित है। आयोग ने इसे निर्वाचन आयोग कहा है। तो क्या-क्या करता है? तो संसद के चुनाव, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राज्य का विधानमंडल का चुनाव, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, इतने चुनाव कराता है। 4 चुनाव हो गए संसद के, दोनों संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। निर्वाचक नामावली तैयार करता है, नाम वगैरह, संचालन करता है, संचालन का अधीक्षण, अधीक्षण का निर्देश देता है और नियंत्रण करता है, चुनाव कैसे होंगे, कहाँ होंगे, क्या होगा, कब होगा, ये सब काम ये करता है। स्वतंत्र है, अनुच्छेद 324 के तहत लोकतांत्रिक देश में संविधान सारी शक्तियां इसे देता है, ठीक है। संविधान के 324 में मतदाता सूची तैयार करने, चुनाव का संचालन, अधीक्षण सब करने का अधिकार है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग को चुनाव से संबंधित हर बात का अंतिम निर्णय करने की भूमिका में है। अंतिम निर्णय यही करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान की इस व्याख्या से सहमति व्यक्त की है कि उसे अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। ये ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। जो ये मेन निर्वाचन आयोग की हम बात कर रहे हैं, वह आपके नगरपालिका और प्रधानी और सदस्य नगरपालिका, प्रधानी, पंच, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, सदस्य जिला पंचायत, इन सब के चुनाव नहीं कराता। मैंने जितने ऊपर बताए थे वही चुनाव सिर्फ कराता है, ये ध्यान रखिएगा। उनके चुनाव राज्य की जो निर्वाचन आयोग है वह कराता है, अलग से है वह। राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, वह कराते हैं, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, फिर बहुसदस्यीय हो गया, वर्तमान में 3 सदस्य हैं, ये ध्यान रखना। एक मुख्य है, 2 साथ में हैं। तीनों के नाम याद होने चाहिए। मुख्य वाले के नाम ज्ञानेश कुमार साहब हैं। इनको आप ज़्यादा सुनते होंगे कुछ नेताओं के मुखारबिंद से।
तो 1989 तक एक सदस्य था। 1989 के आम चुनाव के ठीक बाद 2 हो गए, फिर 1993 में 2 हो गए, बीच में फिर 1 हुआ, मतलब ये कहानी चलती रही। आज 3 लोग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। ये 3 में से 2 लोग जो कहेंगे वो बात मानी जाएगी। सबको लगभग बराबर ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अध्यक्षता करेगा, लेकिन उसे दोनों निर्वाचन आयुक्तों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, तीनों को बराबर शक्तियाँ प्राप्त हैं, बस वो अध्यक्षता करने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोले जाते हैं, ठीक है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती है। खेला यहीं पर है, यहीं पर कई नेताओं को लगता है कि यहीं पर खेल होता है, क्योंकि नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। मंत्रिपरिषद बोले तो सरकार, सरकार बोले तो ऐसे में संभव है कि सरकार के द्वारा किसी ऐसे हितैषी को निर्वाचन आयुक्त बनाया जा सकता है जो चुनाव में सरकार का समर्थन करे। इस शंका के चलते अनेक लोगों ने इस प्रक्रिया को बदलने का सुझाव दिया है। उनका सुझाव है इसके लिए भिन्न प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति विपक्ष के नेता भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके होनी चाहिए। लेकिन ये तो 1947 से चलता आ रहा है, तो जब तब से ठीक चल रहा है तो अब भी ठीक ही चल रहा होगा। बाकी कोई समस्या है तो सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा करता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। एक बार बन गया आप, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक ही रहेंगे। या तो उम्र 65 वर्ष हो जाए या उस पद पर आप 6 वर्ष हो जाएँ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से पारित करना चाहिए प्रतिवेदन और फिर राष्ट्रपति को भेजो। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी सरकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को न हटा सकती है, न तरफदारी करने से मना कर सकती है। मतलब 2/3 का मतलब होता है 2/3 बहुमत बहुत कम लोगों को मिलता है सरकार में। वर्तमान सरकार जो है वह अभी 2/3 बहुमत नहीं पाई है। अगर उसे हटाना होगा किसी को तो उसे विपक्ष की सहायता ही लेनी पड़ेगी, तभी हटा पाएँगे। देख लेते हैं विशेष बहुमत का अर्थ क्या है भारत में। तो विशेष बहुमत का अर्थ है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2 तिहाई, जो अभी बताते आ रहे हैं। सदन की कुल संख्या का साधारण बहुमत। मान लीजिए आपको अपनी कक्षा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना है और 75 विद्यार्थी हैं। मतदान के दिन केवल 51 विद्यार्थी उपस्थित हुए, उनमें केवल 50 ने ही मतदान में भाग लिया। इस परिस्थिति में आप कब कह सकेंगे कि प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित हुआ? ठीक है? तो 2/3 अगर लोग वोट दे रहे हैं, 50 लोगों ने वोट दिया, 50 का 2/3 कितना होगा? निकाल लो। उससे ज़्यादा अगर वोट दे रहे हैं तो आप हटा दोगे निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति के पास भेजकर। क्या अब यह व्यवस्था स्थायी हो गई? सरकार एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग को दोबारा कायम कर सकती है? संविधान इस खेल को आगे हाँ, वो संविधान संशोधन करके कभी भी 2 का 3, 3 का 4 बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत के निर्वाचन आयोग के पास काफ़ी सारे काम हैं। क्या-क्या काम है? पहले तो मतदाता सूची, जो आप इस समय सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है कि मतदाता सूची जब सुधारी जा रही है। ऐसा नहीं है पहली बार सुधारी जा रही है, 1947 से कई बार सुधारी जाती है क्योंकि कुछ लोगों की डेथ हो जाती है तो सुधारी जाती है। लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि कैसे सुधारी जा रही है, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं कि सही से काम नहीं हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं सही से काम हो रहा है, खाली तमाशा बनाया जा रहा है, सबके अपने विचार हैं। लेकिन मतदाता सूची कई बार सुधारी जा चुकी है। को नया करने के काम की देख-रेख करता है, पूरा प्रयास करता है मतदाता सूचियों में गलतियाँ ना हो। यहाँ देखो पूरा प्रयास करता है लिखा गया है, यानी कि गलती हो सकती है, इसीलिए तो प्रयास लिखा गया है। समझ रहे हो ना आप? क्योंकि इतने बड़े समुदाय में एक सब काम करना आसान काम तो है नहीं। पंजीकृत मतदाताओं के नाम ना छूट जाएँ, ना ही उसमें ऐसे लोगों के नाम हों जो मतदान के अयोग्य हों
या जीवित ना हो, इसीलिए मतदाता सूची सुधारी जाती है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, 11th की एनसीईआरटी बोल रही है। पर चुनाव का समय निर्धारित करेगा, चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय करेगा, कब चुनाव होंगे, कब नहीं होंगे, मेरे अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि चुनाव आयोग के अकॉर्डिंग। इस कार्यक्रम में निम्न बातों का उल्लेख करेगा: चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि, चुनाव परिणामों की घोषणा, ये सब काम करता है। बिहार में चुनाव है, अगले साल पश्चिम बंगाल में सुने जा रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है। इस प्रक्रिया में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय लेने की अधिकारिता मिली हुई है। पूरे देश में कहीं भी चुनाव को स्थगित कर सकता है, रद्द कर सकता है, अगर पता चला कि कोई दिक्कत है। एक आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। अगर कहीं कोई समस्या हुई तो दोबारा चुनाव भी कराया जा सकता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। कई बार ये चीज सुनी होगी, फलाने को ये चुनाव चिन्ह मिल गया, उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, उन्हें प्रदेश की पार्टी का दर्जा मिल गया। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे विस्तार से। निर्वाचन आयोग के पास बहुत ही सीमित कर्मचारी होते हैं, क्योंकि कर्मचारी तो वही कोई नए तो आ नहीं जाते। निर्वाचन आयोग के पास अपने तो कर्मचारी हैं नहीं, और डीएम साहब को ही बनाता है, एसडीएम साहब को ही कुछ बनाता है, टीचर जो हैं सरकारी उन्हें बनाता है कुछ ना कुछ। वही प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव कराता है। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने पर चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग को पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है। बिहार के इसमें जो डीएम साहब होंगे वो राज्य सरकार के अंडर में नहीं, चुनाव आयोग के अंडर में होंगे। कोई भी विधायक उनसे फोन करके ये नहीं कह सकता कि है डीएम साहब थोड़ा सुनो ना। डीएम साहब कहेंगे ऐसा है साहब, आपकी सरकार के अंडर में नहीं है, अब हमारे ऊपर चुनाव आयोग है, कोई मंत्री संतरी कोई नहीं। ठीक है, ये क्यों बोला आपको याद रहेगा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य दिए जाते हैं। निर्वाचन आयोग का उन पर पूरा नियंत्रण होता है, पूरा नियंत्रण, इस शब्द पे ध्यान रखिएगा। निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का तबादला कर सकता है, उनके तबादले को रोक सकता है। मान लो किसी सरकार के ही आदमी बैठे हुए किसी जिले में, उन्हें जिताने के लिए मुख्यमंत्री साहब को, तो निर्वाचन आयोग को लगेगा अच्छा डीएम साहब आपको तो तबादला करना पड़ेगा कहीं और, तो कर देते हैं। बहुत रेयर तबादला होते हैं, क्योंकि अगर तबादले हो रहे हैं चुनाव से पहले तो लोग समझ जाते हैं कि शायद कुछ गड़बड़ थी। अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में विफल रहे तो आयोग उसके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। विगत वर्षों में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा, जिसने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। चुनाव प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से काम किया है, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी कह रही है। निर्वाचन आयोग का इतिहास इस बात का गवाह है, संस्थाओं की कार्यप्रणाली में प्रत्येक सुधार के लिए कानूनी संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक नहीं। यह आम धारणा है कि 25 वर्ष पहले के मुकाबले आज निर्वाचन आयोग ज्यादा स्वतंत्र और प्रभावी है। ऐसा इसलिए नहीं कि निर्वाचन आयोग की शक्तियां, उसकी संवैधानिक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल निर्वाचन आयोग न केवल उन शक्तियों का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया है, उसे संविधान में पहले से ही प्राप्त थी, अब और अच्छे से काम करना शुरू कर दिया है, ये है। तो ये लाइन क्या कह रही है, 1951-52 से लोकसभा में 17 चुनाव हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभाओं के अनेक चुनाव हो चुके हैं, उपचुनाव कराए गए हैं। निर्वाचन आयोग को असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में भी चुनाव कराने में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। 91 में पूरी चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। निर्वाचन आयोग को 2002 में एक अन्य गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा, गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई, चुनाव कराना पड़ा। लेकिन निर्वाचन आयोग ने पाया कि राज्य अप्रत्याशित हिंसा के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना तुरंत संभव नहीं था। निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव को कुछ महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के इस निर्णय को वैध ठहराया। आप किसी भी समस्या के लिए जा सकते हो सर्वोच्च न्यायालय, तो भाषण देने वाले लोग क्यों नहीं जाते? प्रश्न तो यह भी उठता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि यहाँ देखो समस्या थी, सर्वोच्च न्यायालय में जाया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, यहाँ वो सही काम कर रहे हैं। ठीक है, चुनाव जितना मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि नई आचार संहिता आ गई, स्वच्छ मतदान, कड़े अनुशासन जैसी, क्योंकि अब
सोशल मीडिया भी आ गया है। कहीं भी बूथ कैप्चरिंग आप करोगे तो लोग वीडियो बना के डाल देंगे, कहीं भी धमकाओगे कहीं से भी वीडियो वायरल हो जाएगा। तो अब ऐसे काम नहीं होते, पहले तो होते थे। उसी बिहार की कहानी सुनी जा रही है, जिस बिहार में इलेक्शन है। चुनाव सुधार, क्या कोई चुनाव सुधार हुए हैं? इस लाइन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या? चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती। उसमें अनेक कमियाँ और सीमाएँ होती हैं। इतने बड़े देश में चुनाव कराना कोई आम बात तो है नहीं। तो कमियाँ कुछ न कुछ तो रह जाएँगी। लेकिन जहाँ हम जीते वहाँ हाल कुछ, जहाँ हारे वहाँ सब बेकार। ये भी तो ठीक नहीं है ना? लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है। वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन पिछले 72 वर्षों के अनुभवों के बाद हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव भी दिए गए हैं। चुनाव सुधारों के सुझाव निर्वाचन आयोग, विभिन्न राजनीतिक दल, स्वतंत्र समूहों, अनेक विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। इनमें से कुछ सुझाव इस अध्याय में संवैधानिक प्रावधानों को संशोधित करने के बारे में है। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बताएं कैसे निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को, चुनाव प्रक्रिया को सुधारा जा सकता है। तो आप यहां से पॉइंट्स लेकर जाएंगे। क्या कानून में परिवर्तन करके चुनाव में धन बल के प्रयोग को रोका जा सकता है? क्या केवल कानून बदलने से कोई चीज वास्तव में बदलती है? तो शुरुआत तो वहीं से होगी। परिवर्तन हुए हैं, अब धन बल उतना काम नहीं आता, सोशल मीडिया का जमाना है तो। लेकिन चुनौती तो है ही। हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की सामूहिक प्रणाली लागू करना चाहिए। राजनीतिक दलों को सीट पद पर सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिला है, तो प्रक्रियाएं गड़बड़ हो सकती हैं भाई। सरकार 5 साल नहीं चलेगी, बहुत मुश्किल से चलेगी। लेकिन आपको सुझाव देने हैं तो यह सुझाव दे सकते हैं। संसद विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाए, बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। सरकार को एक विशेष निधि से चुनावी खर्चों का भुगतान करना चाहिए। सरकार के पास कहाँ से आएगा रुपया? कई बार ये मांग उठी है कि जो भी चुनाव में पैसा खर्च होता है प्रत्याशियों का, वह सरकार दे दे, प्रत्याशी को कोई पैसा खर्च करना ना पड़े। फिर इतना रुपया कहाँ से आएगा? और वो अपना खर्च तो कर ही लेंगे। क्या जितना रुपया कहा जाता है हर व्यक्ति के द्वारा खर्च करने को, उतना ही खर्च होता है? क्या आपको लगता है? जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो, आप भले ही उसने अपील कर रखी हो, अगर फौजदारी का मुकदमा है तो लड़ने से रोक दो। तो हर व्यक्ति पे कोई ना कोई फौजदारी का मुकदमा शुरू करवा देगा। कुछ नहीं तो कोई बड़ा नेता है, वो कहेगा ऐसा है, अपने लड़कों से 5 कहेगा ऐसा है, जाओ लाठी डंडा लेके फौजदारी मुकदमा करा दो जाके। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए ये नहीं रखा गया। जो भी आप सोचोगे वो पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। तभी ये जो चुनाव मुकदमा होने के बाद भी लड़ते हैं ना लोग, वो इसीलिए क्योंकि कोई किसी पर मुकदमा लिख पा सकता है। कहे लाठी डंडा से मारने लगे, इन्होंने उन पर मुकदमा कर दिया, उन्होंने उन पर मुकदमा कर दिया। लोग वो कह रहे हैं मुकदमा हो गया, हाँ अब चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उन्होंने कहा किसने करवाया? पता करवाया, फलाने ने कराया। कहा उसने कहा अपने 5 लोगों से कि जाओ तुम भी यही करो जाके। वो कैसे चुनाव लड़ लेगा, देखते हैं। चुनाव प्रचार में जाति धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। सही तो बात है, लेकिन हो पाती है क्या? राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी लोकतांत्रिक बनाने के लिए कानून होना चाहिए। ये सब सुझाव आपको देने हैं। ये कुछ सीमित सुझाव हैं, बाकी आप भी सोचिए। इन सुझावों पर कोई आम राय नहीं है, लेकिन यदि उन पर आम राय बन भी जाए तो कानून औपचारिक प्रावधान एक सीमा तक ही कारगर हो सकते हैं। वास्तव में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकता है जब सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दल, सभी लोग जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं वह अपनी ऐसी भावना व्यक्त करें। सब सही होंगे तभी चुनाव सही होगा, सिंपल सी बात। कानूनी सुधारों के अतिरिक्त तो और तरीके हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सकता है चुनाव जनता की अपेक्षाओं, लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त करे। पहला तो यह कि जनता को
स्वयं ही और अधिक सतर्क होना चाहिए। राजनीतिक कार्यों में सक्रियता से भाग लेना चाहिए। ए और बी 2 लोग खड़े थे, ये साहब नेता थे, मुकदमे काफ़ी थे, ये साहब ठीक-ठाक आदमी थे, ये जीत गए, ये हार गए। फिर जनता कहती है, सा काम नहीं हो रहा, क्यों होगा? वही जनता जो दारू पीकर वोट देती है, जो वो तुम्हें पैसा दे रहा है, बढ़िया से पार्टी करा रहा है, इन जनता को ये समझ नहीं आता ये पैसा वापस पैदा भी करेगा, फ्री में थोड़ी खिला रहा है। लेकिन तब ये मज़े में खाते हैं रुपया। हमने अपने गाँव में देखते हैं प्रधान जी स्टार्टिंग में खूब हाँ भैया, लोग कहते हैं प्रधान जी लड़ रहे हो? हाँ, समोसा खाने का मन था, तो प्रधान जी कहते हैं समोसा खा लो। अब आपको ये समझ नहीं आता समोसा जो 10 रुपए खा रहे हो, ये प्रधान जी बन जाएँगे प्रधान, तो ये 10 रुपया कहाँ से लेंगे? फिर कहते हो कि प्रधान जी घोटाला करते हैं, पहले खिलाते भी तो हैं, 5 साल खिलाते हैं तब जाके कहीं प्रधान बनते हैं, वो कोई ज़रूरी भी नहीं बन जाए। फिर हार गए, फिर अगले 5 साल, तो 15-15 साल से खिला रहा है, तुम भी खा रहे हो इस बहाने कि वोट देंगे। और वो एक बार जीतता है 5 साल के लिए, वो कहता है अच्छा अब हम देखते हैं, तो 15 साल पहले, 15 साल बाद का सब हिसाब बराबर कर लेता है। खैर, आम आदमी जनता सुधर जाए, तो सब सुधर जाएँगे। नेताओं के खिलाफ मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलता, वो हम ही लोग चुनकर भेजते हैं। जिस दिन हम लोग सही हो गए, हमारे आपके घर के हैं, मंगल ग्रह से तो आए नहीं, अधिकारी हमारे आपके घर के हैं, मंगल ग्रह से तो आया नहीं। हम आप सही हो जाएँगे, जनता जिस दिन सही हो जाएगी, उस दिन जनता के द्वारा चुने गए नेता, उनके द्वारा बनी सरकार और नौकरी पे लगे अधिकारी, सब सही हो जाएँगे, क्योंकि सब जनता से आते हैं। जनता नहीं सही, इसीलिए सब नहीं सही। लेकिन आम आदमी के लिए नियमित रूप से राजनीति में भाग लेने की अपनी सीमाएँ हैं, इसलिए ज़रूरी है अनेक राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक संगठनों का विकास किया जाए। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए पहरेदारी करें। निष्कर्ष क्या निकला बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइन्स। जिन देशों में प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है, वहाँ चुनाव का प्रतिनिधित्व वाला स्वरूप लोकतंत्र को प्रभावी, विश्वसनीय बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। भारत में चुनाव व्यवस्था की सफलता अनेक आधारों पर मापी जाती है। एक हमारी चुनाव व्यवस्था ने मतदाताओं को न केवल अपने प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता दी, बल्कि उन्हें केंद्र राज्यों में शांतिपूर्ण ढंग से सरकारों को बदलने का भी अवसर दिया हर 5 साल के बाद। मतदाताओं ने चुनाव प्रक्रिया में लगातार रुचि ली है, उसमें भाग लिया है। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों, दलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। निर्दलीय काफ़ी लोग आ रहे हैं। चुनाव व्यवस्था में सभी को स्थान मिला है, सभी को से साथ लेकर चली है। हमारे प्रतिनिधियों की सामाजिक पृष्ठभूमि भी धीरे-धीरे बदलती है। अब हमारे प्रतिनिधि विभिन्न सामाजिक वर्गों से आते हैं। इनमें अभी महिलाओं की संख्या संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई, लेकिन अब होगी क्योंकि बन गया है कानून। देश के अधिकतर भागों में चुनाव परिणाम चुनावी अनियमितताओं, धांधली से प्रभावित नहीं होते हैं। चुनाव में धांधली करने के प्रयास होते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। आपने चुनाव में हिंसा, मतदाता सूचियों से वोटरों के नाम गायब होने की शिकायतें, डराए-धमकाए जाने आदि की शिकायतें अक्सर सुनी होंगी। ये तो सुनी ही हैं, वोटरों के नाम गायब होने की शिकायतें।